अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एवोल्यूशन का चैप्टर फाइनल डिस्कशन करेंगे और इसको रैप अप करेंगे, सम अप करेंगे एवोल्यूशन की सारी डिस्कशन को। आई थिंक पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर अभी तो कोई बात ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है रहने को, तो थोड़ी सी एविडेंसेस डिस्कस करने हैं और डार्विनिज्म को जो कॉन्सेप्ट हम प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। बाकी ये है कि आप लोगों ने पहले देख लिया एवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो डिस्कस की हमने। उसके बाद एवोल्यूशनिस्ट वर्सेस क्रिएशनिस्ट्स पे हमारी डिबेट हुई। फिर यूकैरियोट्स की एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, प्रोबायोंट थ्योरी क्या है और हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस क्या है, इन मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस, ये सारी बात पे हमारी डिस्कशन हुई थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि लेमार्क की थ्योरी क्या है, लेमार्किज्म क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर हमने डार्विनिज्म पे डिस्कशन की। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने तो लेमार्किज्म दिया था, चार्ल्स डार्विन तो यहाँ पे चार्ल्स डार्विन की हमने पिछले लेक्चर में बात की कि डार्विनिज्म क्या है और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है, किस बेसिस पे है। फिर वेलेस ने उस साइंटिस्ट के साथ, डार्विन के साथ किस तरह से उन्होंने को वर्क किया, कंट्रीब्यूशन किया। फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या उसमें अपनी राय दी, क्या एक फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट, जॉइंट मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने अपना प्रेजेंट किया। ये हमारी प्रीवियस डिस्कशंस थी। हमने कहानी पिछले लेक्चर में छोड़ी थी डार्विनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेचुरल सिलेक्शन के हम जो कंपोनेंट्स थे, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये 4 कंपोनेंट्स थे जिस पे हमने डिस्कशन की। अब जो है हम फाइनल क्या डिस्कस करेंगे कि डी व्राइस थ्योरी या डी व्रीस थ्योरी क्या है। डी व्राइस थ्योरी ये है कि हुगो डी व्राइस एक डच बॉटनिस्ट था, तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स डिस्कस करती जाती हूँ। एक डच बॉटनिस्ट था हुगो डी व्राइस, उसने एक अपनी म्यूटेशन की थ्योरी प्रपोज की थी, यानी कि दी थी। वो क्या थी कि न्यू स्पीशीज अराइज बाय अपीयरेंस ऑफ सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द प्री एग्जिस्टिंग वंस, कि जो नए स्पीशीज़ हैं, एक ऑर्गेनिज्म में जो मुख्तलिफ एक उसकी जो टाइप है, एक स्पीशी में एक तरह के जो जानवर हैं उसमें कोई अलग जो उसकी फॉर्म निकलती है, एक अलग किस्म निकलती है, वो किस तरह से बनती है कि एक जैसे ही सारे कुत्ते एक जैसे थे, या सारी बिल्लियाँ या सारे फ्रॉग्स एक जैसे थे, सारे मेंढक। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक डॉग ऐसा हो गया जो हाउंड था, बहुत हैवी सा, बल्कि सा। एक डॉग जो था उसमें सूंघने की सलाहियत ज़्यादा थी। एक डॉग जो है वो भागने की सलाहियत ज़्यादा थी। एक डॉग जो था बुल हाउंड हो गया और जर्मन शेफर्ड बन गया, शिकारी कुत्ता बन गया। तो किस तरह हुआ ये वेरिएशंस स्पीशी के अंदर एक कैसे आई? था तो वो सब डॉग ही। फिर इस डॉग में एक जर्मन शेफर्ड था, एक जो है वो उससे बी से नाम होता है, बड़ा पेट अच्छा सा डॉग होता है, बोलीवर्ड उस तरह करके कोई नाम होता है। खैर हाँ, गोल्डन रिट्रीवर ये कुत्ते की एक, डॉग की एक स्पीशी का नाम है। जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर, हाउंड, बुलडॉग और जो है लैब्राडोर रिट्रीवर, ये भी एक डॉग की टाइप है। पपीज़ हो गए और डैल्मेशियंस हो गए। डैल्मेशियंस काले और सफ़ेद डॉट्स वाले डॉग्स होते हैं। और इसके अलावा जो टी कप पूडल्स हो गए। पूडल कौन से डॉग्स होते हैं? जो वो लोगों ने घर में पेट रखे होते हैं, करली सॉफ्ट बालों वाले। तो ये था तो डॉग ही। कितनी उसकी स्पीशीज़ हैं, ये कैसे आई स्पीशीज़? डी व्राइस थ्योरी कहती है कि ये म्यूटेशन के थ्रू आई। म्यूटेशन क्या है? कोई चेंज इन डीएनए, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, चेंज इन हेरिडिटरी मटीरियल के बाद डी व्राइस थ्योरी का ज़हूर हुआ, इसकी बनावट हुई, इसको तब प्रपोज किया गया। तो अब जो लफ्ज़ म्यूटेशन है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने बात यही की है, लेकिन इसके लिए लफ्ज़ अलग यूज़ किया है। अब जो डार्विन था, डार्विन ने म्यूटेशन को कहा स्पोर्ट्स। बैटिसन एक साइंटिस्ट था, उसने म्यूटेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया सॉल्टेटरी या डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। सॉल्टेटरी या डिसकंटिन्यूस, यानी कि जो कंटिन्यू ना हो, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, ये लफ्ज़ बैटिसन ने यूज़ किया। फिर डी व्राइस ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया म्यूटेशंस। ठीक है,
फिर जो डी व्राइस की थ्योरी थी, अच्छा अब ये इन साइंटिस्ट ने बात एक ही है, कहने का मकसद ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक स्पीशी के अंदर चेंज आया और वेरिएशंस, फ़र्क आ गए, मुख्तलिफ इकसाम पैदा हो गई, लेकिन नाम किसी साइंटिस्ट ने उसको ए कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने कुछ और कहा। अच्छा बैटिसन ने इसे कहा सॉल्टेटरी वेरिएशंस या डिसकॉन्टीन्यूस, जो है कभी किसी में को है किसी में नहीं है, लेकिन जब वो वेरिएशंस डीएनए के अंदर आ गई तो वो तो फिर डीएनए में जो चेंज आता है वो ऑफस्प्रिंग में जाता है, वो आगे बढ़ता है। हमने पढ़ा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेमार्क की थी, इन एक्वायर्ड था, जो चीज़ आपने अडॉप्ट की, जो आप में थी नहीं मगर आपने खुद से तब्दीली लाए, वो बच्चे में नहीं जाता, लेकिन जो डीएनए जीन्स के अंदर जो चीज़ चेंज हो वो आगे ट्रांसफ़र होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो लफ्ज़ सॉल्टेटरी पढ़ा, इसके दिमाग में ये लफ्ज़ सुनते ही आपके दिमाग में एक बेल रिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जब मैंने आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो वहाँ पे क्या था, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब ज़रा इसको जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं हमेशा अच्छी तरह किसी चीज़ को याद रखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप उससे रिलेटेड कोई बात है तो दोबारा वो सफ़र खोल के देखें, ताकि वो बात आपके हाफजे में, आपकी मेमोरी में बात पक्की हो जाए। तो हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उनका कुछ अगर यूं करके स्ट्रक्चर है, तो अब उस न्यूरॉन की एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स के अराउंड शॉन सेल्स होंगे, और जो नर्व इम्पल्स है उसकी कंडक्शन पे भी हमने डिस्कशन की थी। तो वो नर्व इम्पल्स किस तरह ट्रांसफ़र होगा, वो नर्व इम्पल्स जो नोड्स ऑफ रैनवियर है, वो जगह जहाँ पे श्वान सेल नहीं है, ये श्वान सेल, और जिस जगह पे श्वान सेल नहीं है उसे कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। तो नोड ऑफ रैनवियर से नोड ऑफ रैनवियर तक कंडक्शन होगी, जहाँ पे श्वान सेल है वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगी। हमें पता है कि फैट्स क्या होती है, इंसुलेटरी मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे इससे करंट पास नहीं होता, और इम्पल्स क्या है, चार्जेस का फ्लो, करंट का फ्लो। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स की एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक की जो कंडक्शन है, जो उसकी ट्रांसमिशन है, उसे हम कहते थे सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये जम्प्स में है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन ये थी। यहाँ पे हम बात करें सॉल्टेटरी या डिसकॉन्टिन्यूस, जो स्टेप में ब्रेक के बाद आती हैं वेरिएशंस। ठीक, यहाँ पे हमने डी व्राइस की थोड़ी सी थ्योरी अब डिस्कस कर लेते हैं कि डी व्राइस की थ्योरी, उसके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि म्यूटेशन कैसे होती है। उसने एक प्रिमरोज, जिसे इसका साइंटिफिक नेम है ओनोथीर लेमार्कियाना, जो कि ज़रूरी नहीं है जानना। प्रिमरोज एक रोज़ की टाइप थी जिसने वो जंगली इलाकों में ग्रो करता है। वहाँ पे उसने देखा कि एकदम से उस रोज़ की, उस गुलाब की 7 न्यू वेराइटीज़ आ गई। तो उसने ये एज्यूम किया कि ये म्यूटेशन, कोई चेंज इन डीएनए, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल की वजह से ये हुआ है। अब जो मेन पॉइंट्स है डी व्राइस की म्यूटेशन के, वो क्या हैं? न्यू स्पीशीज इवॉल्व बाय सडन एंड डिस्टिंक्ट डिसकॉन्टिन्यूअस हेरिटेबल चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशंस। कि न्यू स्पीशीज़ कैसे इवॉल्व होती हैं, एकदम से सडन और मखसूस किस्म की हेरिटेबल चेंजेस, वो चेंजेस जो आगे ट्रांसफ़र हो सकें उसके थ्रू। और ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव एन इनहेरेंट टेंडेंसी टू यूजफुल और हार्मफुल attributes. Mutations may occur in different members of the same species, giving rise to several related species. अच्छा, अब म्यूटेशन से क्या होता है, एक स्पीशी के अंदर अगर म्यूटेशन होगी, जैसे एक डॉग के अंदर म्यूटेशन हुई तो वो डिफरेंट तरह के डॉग्स बन गए। अगर रैट्स या माउस के दरमियान हुई एक म्यूटेशन हुई, इस माउस के अंदर इसके डीएनए में कोई चेंज आया कि अब उसके बदले में जो 2 तरह के माउस बन जाएंगे, एक वो जो हेयर वाली हैं और एक जो हेयरलेस हैं। तो ये म्यूटेशन डीएनए की चेंज की वजह से, क्योंकि आपके बाल, एक इंसान के किस रंग के बाल होंगे, किस साख के बाल होंगे, मोटे बाल होंगे, पतले बाल होंगे, किस कदर बाल होंगे, कितनी ग्रोथ होगी, ये सारी चीज़ें जेनेटिकली कंट्रोल होती हैं। तो अगर आप जीन्स में, डीएनए में कोई चेंज ले आएंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो कैरेक्टर्स जो डीएनए से, जीन से चेंज होते हैं, वो उनमें चेंज आना को म्यूटेशन कहते हैं। डी व्राइस थ्योरी इस पे बात करती है। फिर अगली थ्योरी है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नियो डार्विनिज्म। ये क्या है? अच्छा, अब इसमें क्या है, नियो डार्विनिज्म। नियो का मतलब होता है नया, और डार्विनिज्म की थ्योरी तो हमने पढ़ ली थी कि डार्विन ने जो दी थी 19th सेंचुरी में, 1800s में। तो वो अब क्या कहता है कि मॉडर्न थ्योरी है, इसे हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं, और हम इसे नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। ये एक ही थ्योरी के नाम है। क्या क्या? नियो डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, या फिर मॉडर्न सिंथेसिस, मॉडर्न सिंथेसिस। तो ये क्या है, इसमें
डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन के ऊपर जो उसकी डिस्कशन थी, और मेंडल जो हमने पढ़ा था, गॉर्ग मेंडल जो साइंटिस्ट था, इनहेरिटेंस और डीएनए से जिसने काम किया था बहुत ज़्यादा, तो उसकी मेंडल की जो जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन थी, इनहेरिटेंस की थ्योरी थी, उसको और डार्विन की थ्योरी को ज्वाइन करके एक थ्योरी बनाई गई। दोनों को एक साथ जोड़ा गया ताकि एक दोनों की जो मकसद हैं या उनके जो पीछे रीजंस हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सके। और जो थ्योरी प्रेजेंट की गई वो थी न्यू डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या मॉडर्न सिंथेसिस, एक ही चीज़ के नाम है। इसमें क्या कहा, एक यूनिफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन दी। यूनिफाइड मतलब यूनिटी का मतलब इकट्ठी, एक एवोल्यूशन की एक इकट्ठी एक्सप्लेनेशन थी जो कि जेनेटिक लेवल पे भी एक्सप्लेन करती थी और फिजिकल लेवल पे भी एक्सप्लेन करती थी, डीएनए के लेवल पे भी एक्सप्लेन करती थी। अब इसमें क्या है, इट हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोजियोग्राफी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसमें हर तरह की डिस्कशन थी, हर फॉसिल्स रिकॉर्ड्स वाले जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने भी, तारीखदान ने भी अपनी हिस्ट्री दी, एक साइंटिस्ट ने भी दी जो क्लासिफिकेशन ऑर्डर यानी कि टेक्सोनॉमी में डिस्कशंस करते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को, टेक्सोलॉजिस्ट कह लें आप उन्हें, उन्होंने भी अपना पार्ट लिया। सब चीज़ों की एक म्यूचुअल, एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन को मिला के और फिर मेंडल और डार्विन की थ्योरी की इंफॉर्मेशन को मिला के सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट हुई। अब ये बताती क्या है, इसमें है क्या, इट एक्सप्लेन्स डार्विन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग इन टर्म ऑफ म्यूटेशन, that is mutation provides a genetic variability that natural selection acts on during evolution। अब डार्विन की थ्योरी क्या बताती है कि वेरिएशन होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जिसके अंदर बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे रह सकता है। ये तो डार्विन की थ्योरी कहती थी। और मेंडल की थ्योरी कहती है कि दो चीज़ों में जो फ़र्क आता है वो म्यूटेशन की वजह से आता है। तो अब इन दोनों थ्योरीज को, मेंडल और डार्विन को जब जमा किया तो बात ये आई कि जो वेरिएशंस, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए जो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं एक स्पीशी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किस तरह से, बाय म्यूटेशन, बाय चेंजेस इन डीएनए। तो यहाँ पे न्यू डार्विनिज्म की इतनी सी डिस्कशन बस हम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बस इसमें पॉपुलेशंस में किस तरह से डिफरेंसेस आते हैं, स्पीशीज़ किस तरह चेंज होती हैं, उस पर हम काफ़ी लंबी चौड़ी बहस कर चुके हैं, उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तो ये हमने न्यू डार्विनिज्म भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारी डिस्कशन है कि एविडेंस, और वो भी साइंटिफिक, साइंसी शवाहिद क्या हैं एवोल्यूशन के और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के, कैसे पता चला कि एवोल्यूशन हुई। तो साइंसी शवाहिद जो है हम उसमें पहले मैं आपको सिर्फ एक दफ़ा नाम बताती हूँ। बायोजियोग्राफी सबसे पहले, तो ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस, सबूत, गवाह, शवाहिद ऑफ एवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो बायोजियोग्राफी इसमें सबसे पहला एविडेंस है। अब बायोजियोग्राफी क्या है, बायो मीन्स मैंने आपको बताया लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ। तो लाइफ, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर कहलाती है बायोजियोग्राफी। किस तरह से, अर्थ के मुख्तलिफ, जियो मीन्स अर्थ, अर्थ के मुख्तलिफ हिस्सों में बायो कैसे है, बायो मतलब ज़िंदगी, तो किस तरह से ज़िंदगी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड है अर्थ के। द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। अब क्या है, वन ऑफ इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट ईच स्पीशीज ओरिजिनेटेड और इवॉल्व्ड ओनली वंस। अब बायोजियोग्राफी का ये क्या है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक स्पीशी, एक खास किस्म सिर्फ एक दफ़ा ही उसका एवोल्यूशन, एक ही दफ़ा वो बनी थी, और जहाँ पे वो बनी थी वो चीज़, वो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी जहाँ जिस जगह पे पहली दफ़ा बनी थी उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। जिस जगह पे कोई पहला ऑर्गेनिज्म पाया गया था उस जगह को कहेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन। लेकिन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो एरिया है जहाँ पे वो पॉपुलेशन पाई जाती थी, और फिर अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन से वो जो स्पीशी है वो फैलती जाती है। किस तरह फैलती है कि जैसे इस जगह में एक जानवर पैदा हुआ ख़ास किस्म का, फिर उसने अपनी रिप्रोडक्शन की और जो है अपनी मेटिंग के बाद उसकी और ऑफस्प्रिंग्स बनती गई, फिर और ऑफस्प्रिंग्स बनती गई, और उनकी जो है फर्दर फैल गई वो दुनिया पे, आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके से फैलते गए, और वो उस इलाके से वो पॉपुलेशन तब तक फैलती रहेगी, अपना नंबर बढ़ाती रहेगी जब तक कि कोई बैरियर, किस तरह का बैरियर, फिज़िकल
इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल, इन्वायरमेंटल या कोई इकोलॉजिकल बैरियर। तो बायोजियोग्राफी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला एवोल्यूशन का जो एविडेंस है वो है बायोजियोग्राफी। तो हमने कहा कि एक स्पीशी एक ख़ास जगह पे ही पैदा होती है, प्रेजेंट होती है, और उस जगह को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो तब तक बढ़ता रहेगा, एक स्पीशी तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि कोई फिजिकल या इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल बैरियर नहीं आ सकता। बैरियर, रुकावट। फिजिकल बैरियर क्या हो सकती है? कोई ओशन, कोई माउंटेन वगैरह। इन्वायरमेंटल बैरियर कोई क्लाइमेट जो कि सूटेबल नहीं है। अगर कोई स्पीशी बढ़ रही है, एक इलाके में जो है बहुत ज़्यादा रैबिट्स हैं या एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स हैं, वो ऑफस्प्रिंग अपने बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो जो है पूरा इलाका उससे भर गया सारे टाइगर्स से, लेकिन वो जगह सराउंडेड है, जैसे कोयटा वैली है एक, सराउंडेड है चारों तरफ से पहाड़ों से, तो वो उसके आगे नहीं जा सकते, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वो उस बाउंड्री के अंदर, उस बैरियर के अंदर कन्फाइन हो गए, वहीं रहेंगे। या कोई दरिया आ गया आगे, तो दरिया के आगे मकरान चले गए वो सारे टाइगर्स बढ़ बढ़ के अपनी रिप्रोडक्शन कर करके, लेकिन अब मकरान में आ गया दरिया, तो सी, अरेबियन सी। अब अरेबियन सी को वो कैसे क्रॉस करेंगे? तो फिजिकल बैरियर पॉपुलेशन को बढ़ने से, किसी स्पीशी को एक जगह से बढ़ने में रोकता है। या एनवायरमेंटल बैरियर कि एक जगह पे आगे चले गए तो वो इतनी शदीद वहाँ पे बर्फ़ वाला इलाका आ गया कि वहाँ पे टाइगर्स रह ही नहीं सकते, तो एनवायरमेंटल बैरियर। गिलगित में जैसे मुश्किल है कि आम टाइगर रह सके, वहाँ के अपने कोई स्पीशीज़ होंगी। फिर इकोलॉजिकल बैरियर, अब टाइगर्स तो बहुत हो गए, लेकिन अब कोई चीज़ ही नहीं है जिसे वो खाएं, कोई बिल्लियाँ या जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, गोश्त खाने वाले, कोई और ऑर्गेनिज्म ही नहीं बचा, तो अब ये कैसे वो रह पाएंगे वहाँ? या इकोलॉजिकल फैक्टर, शेल्टर नहीं है इनके पास, जो है कोई रहने की सेफ जगह नहीं है, कोई हंटर्स आ गए जो उन्हें हंट कर रहे हैं, शिकारी आ गए, तो ये नहीं रह पाएंगे। तो ये हो गई बायोजियोग्राफी की डिस्कशन। अब जब हम अगर डार्विन के हवाले से बात करें, तो जब वो साउथ अमेरिका में था तो उसने देखा कि आर्मेडिलो एक ख़ास किस्म का जानवर है जो कि सिर्फ अमेरिका में ही होता है, लेकिन बाकी इलाकों में नहीं होता। तो ये इस एविडेंस को वो सपोर्ट करता है ना कि बायोजियोग्राफी, यानी कि आर्मेडिलो एक जानवर, एक लिविंग जिंदा चीज़, जियो मतलब हिस्सा, अर्थ, कौन सा हिस्सा? अमेरिका में ही था, लेकिन दुनिया के और खित्तों में, हिस्सों में नहीं पाया जाता। फिर रैबिट्स जो हैं वो साउथ अमेरिका में रैबिट्स हैं ही नहीं, खरगोश हैं ही नहीं। तो कोई ऐसा दुनिया में आज से कोई कई सौ साल पहले इवेंट हुआ होगा कि अमेरिका जो है वो दुनिया के उस हिस्से से, क्योंकि आइसोलेटेड है सीज के थ्रू, तो रैबिट्स वहाँ पे कैसे जाते? जा ही नहीं सके। तो अमेरिका में रैबिट्स हैं ही नहीं। अगर आप खुद शिप्स में ले जाएं और फिर वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराएं तो वो रहें तो वो अलग बात है, लेकिन नेचुरली नहीं प्रेजेंट। और इसी तरह से अगर हम अगली पॉइंट में डिस्कशन करें, हमारी पहला एविडेंस था बायोजियोग्राफी, फिर अगला डिस्कशन हम करते हैं फॉसिल रिकॉर्ड। हमें कहाँ से एविडेंस मिलता है? फॉसिल रिकॉर्ड से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं या फॉसिल्स की स्टडी क्या होती है। पैलिएंटोलॉजी जो है वो, फॉसिल्स की स्टडी को हम कहते हैं पैलिएंटोलॉजी, और पैलिएंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिस्कवरी, इट इज़ द साइंस ऑफ डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, it is the science of discovery, identification and interpretation of fossils, science of discovery, identification and interpretation of fossils। तो ये पैलिएंटोलॉजी है, ठीक। अब फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू हमें पता चला कि ये किस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया, कैसे इंटरप्रेट किया, उन बातों का मतलब निकाला जो हमें फॉसिल एविडेंसेस मिले थे। उसके थ्रू हमें पता चला कि फॉसिल जो है वो सिर्फ कोई एक ऑर्गन या कोई हिस्सा जो जानवर का मिला हो, सिर्फ वो ही नहीं, जो इम्प्रिंट्स होते हैं, परछाइयाँ होती हैं, इंप्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि जैसे कोई हड्डी है, अगर वो किसी रॉक पे रखी रही है बहुत सालों तक और उसके ऊपर एक और रॉक आ गया, ये एक हड्डी है और ये एक रॉक भी थी, स्केलेटन था किसी ऑर्गेनिज्म का, वो मर गया और उस पर एक और रॉक आ गया, वो वहीं छप गई, और बहुत सालों के बाद जब हमने उस डेटा को देखा तो हमें उससे नॉलेज मिली। तो इम्प्रिंट्स भी जो है, ये जो इम्प्रेशंस हैं, ये भी हमें पढ़ने में मदद देते हैं, और ख़ुद अगर किसी का स्केलेटन, किसी का ढांचा हो, वो तो हमें और भी ज़्यादा मदद देता है। फॉसिल, ये सारी चीज़ें फॉसिल्स में काउंट होती हैं। अच्छा, एक ट्रांजिशनल लिंक, यानी कि एक स्पीशीज से दूसरी, ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे में बदलना, तो एक ट्रांजिशनल लिंक जो है, एक ख़ास जो हमारे पास एविडेंस है, एक स्केलेटन बहुत मशहूर आर्कियोटेरिक्स का है।
आर्कियोटेरिक्स, पी यहाँ पे साइलेंट है। आर्कियोटेरिक्स एक बहुत पुराना एक डायनासोर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या एक बर्ड टाइप ऑर्गेनिज्म कह लें। डायनासोर और बर्ड के बीच का स्ट्रक्चर, ट्रांजिशनल लिंक। तो ये एक रेप्टाइल और बर्ड के बीच में, एक परिंदे और एक रेप्टाइल के बीच में एक लिंक था, ट्रांजिशनल लिंक। जब हमने इसके फॉसिल को पढ़ा तो हमने देखा कि इसमें कुछ चीज़ें रेप्टाइल्स जैसी थी और कुछ बर्ड्स जैसी थी। तो हमें इससे ये साबित हुआ कि किसी ना किसी पॉइंट पे इनका एंसेस्टर, या तो यानी इनका एक कॉमन जिनसे ये डिराइव हुए, जिनसे ये डेवलप हुए, वो या तो वो सेम था, या फिर जो है एक टाइम पे रेप्टाइल्स जो है वो बर्ड से बने हैं या बर्ड्स रेप्टाइल से बने, इनके दरमियान में कोई लिंक है। तो आर्कियोटेरिक्स उस फॉसिल का नाम रखा गया जो मिला था। फिर इसके अलावा कुछ वेल्स के जो ग्रुप्स हैं, वो उनकी जो, जब हमने फॉसिल्स देखे, उनके जब स्ट्रक्चर्स देखे, तो हमें पता चला कि वो वेल जो मछली होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपके मैमल्स की तरह, लैंड पे खुश्की पे रहने वाले मैमल्स की तरह है। अब वेल जो है वो समुंदर में होती है और मैमल्स तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स खुश्की पे होते हैं। तो इनके दरमियान में कोई लिंक था। तो हमें पता चला कि मछली और मैमल्स के दरमियान में भी कोई लिंक था। तो ये किस चीज़ का एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है, ग्रोथ हुई है, चेंज हुआ है। तो ये दो एविडेंसेस हमने फॉसिल रिकॉर्ड्स और इसके अलावा हमने बायोजियोग्राफी से डिस्कस की। पाकिस्तान में भी कुछ वेल्स के स्पेसिमेंस मिली है, जिसमें से एक है एमिब्यूलोकेटस कह लें, तो वो हमें मिला है। इसके अलावा फॉसिल रिकॉर्ड अगर हमें किसी का मिला हो, 3-4 नस्लों तक मिला हो, तो हम उसकी हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं कि इसका दादा बाप, ग्रैंडफादर और पर दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर किस तरह का था, और ये अगर हम 3-4 ऑर्गेनिजम्स की, यानी एक हॉर्स की पूरी हिस्ट्री कि उसके परदादा का कैसा स्ट्रक्चर था, सारे स्केलेटन्स लेके, और एक रैबिट की और एक बर्ड की, जब हम उनको कंपेयर करें तो हम उनके दरमियान में एनालिसिस, उसके बीच में से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है एविडेंस देती है एवोल्यूशन का, वो है कंपैरेटिव एनाटमी। एनाटमी मैंने कहा था, जब भी लफ्ज़ एनाटमी आए तो इसका मतलब है किसी स्ट्रक्चर की डिस्कशन हो रही है। तो सर्टेन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर बेसिकली सिमिलर, ठीक है। कुछ एनिमल्स में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि एनाटमी लफ्ज़ का मतलब है स्ट्रक्चर, तो जब हमने मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स की एनाटमी को कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि उनके दरमियान में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। For example, the basic structure of all the flowers are same. Similarly, the limb bone pattern of all tetrapods from amphibia to mammals has the same structural plan. ठीक, क्या मतलब कि limb bone pattern of tetrapods. टेट्रापॉड, टेट्रा मतलब 4 और पॉड मतलब 4 फीट वाले जो एनिमल्स हैं, एम्फीबिया टू मैमल्स, यानी कि जो एम्फीबिया वो जो खुश पानी में रहें और खुश्की दोनों में, और मैमल्स तो खुश्की पे रहते हैं, इनके दरमियान में एक स्ट्रक्चर सेम है, और वो ये है कि ये सारे पेनटेक्टाइल हैं। पेनटेक्टाइल मतलब 5 उंगलियों वाले, हर जगह पे 5 उंगलियां हैं, ठीक है। फिर इसके दरमियान में एक और स्ट्रक्चर सेम ही है कि जो वर्टिब्रेट के 4 लिम्स हैं, जिनकी यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, वो किस किस कामों के लिए इस्तेमाल होती है, उन सब में 4 लिम्ब है, लेकिन काम उसका अलग होता है। 4 लिम्ब हमारे हैंड, हाथ के लिए, सपोर्ट के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए, इन कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। परिंदों के जो आगे के पर हैं 4 लिम्स में डेवलप हो गए और वो उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिश के जो आगे के लिम्स हैं वो किस लिए, सपोर्ट के लिए और स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ जानवरों के जो आगे के लिम्स हैं उसकी मदद से वो लटक जाते हैं दरख्तों पे। तो ये हम अपने हैं तो वो 4 लिम्स ही, स्ट्रक्चर उनका सेम है मगर फंक्शन उनका थोड़ा सा अलग है। और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज हुए हैं 4 लिम्स, उसमें जितनी बोन्स हैं, जिस तरह बोन्स के हिस्से तकरीबन काफ़ी जानवरों में ये एक जैसे होते हैं, ठीक। तो अब ये हमें बताता है कि हम मतलब 4 लिम्ब जिनका एक जैसा है और इसकी स्ट्रक्चर एक जैसी है, तो ये बताता है कि हम सब ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो ह्यूमन हो, मंकीज़ हो, फिश हो, वेल हो, बर्ड हो, रेप्टाइल हो, कोई फ्रॉग हो, इन सब का कभी न कभी कहीं पे एक एंसेस्टर, इनका एक कोई आबाओ अजदाद सेम था, जहाँ से ये फिर सब एक आबाओ अजदाद इनका सेम था, फिर उनसे ये बने, फिर इससे एक अलग अलग टाइप्स बनी और वो फैलते गए और उनमें म्यूटेशंस और वेरिएशंस, चेंजेस यानी कि आते गए और एवोल्यूशन होती गई। तो यहाँ पे हमने एक टर्म्स हमने कुछ देखनी है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जिनका स्ट्रक्चर, वो और चीज़ें जिनका स्ट्रक्चर तो सेम है मगर उनका फंक्शन अलग है। और
Structures that are similar in structure but different in function because they were inherited from a common ancestor are called homologous structures. मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया जहाँ पे भी लफ्ज़ होमो आए इसका मतलब है होमो मीन्स सेम, एक जैसा। तो एक जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे लेकिन वो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर्स जो अपनी बनावट में तो एक जैसे हैं मगर उनका फंक्शन डिफरेंट है। जैसे कि मैंने बताया 4 लिम्स हमें लिखने के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं, और ये 4 लिम्स जो है मंकीज अपने 4 लिम्स पे चल रहे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिश इस 4 लिम्ब की मदद से जो है वो स्विमिंग कर रही होती है। इसका स्ट्रक्चर तो सेम है मगर इसका फंक्शन हर किसी ऑर्गेनिज्म में, हर स्पीशी में अलग है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। और ये क्या बता रहे होते हैं, क्या चीज़ दिखा रहे होते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट का मतलब है कि एक चीज़ कॉमन एंसेस्टर थी और फिर वो फैलती गई, उसके डिफरेंट टाइप्स बनते गए। तो ये डाइवर्जेंट, डाइवर्ज फैलना, फैलने वाली एवोल्यूशन की ये चेंज हुई है उसको बता रहे हैं। फिर कुछ होते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या है कि वो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन उनका फंक्शन सेम है। यानी कि एनालॉग ऑपोजिट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। इसके एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जो एक बटरफ्लाई है, तितली है, उसके पर, और अगर हम उसको कंपेयर करें एक बर्ड के पर, परिंदे के पर से, तो एक तितली के पर और एक परिंदे के पर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है। फ़र्क तो है मगर वो उड़ते तो है ना, दोनों का काम तो सेम है, स्ट्रक्चर चाहे अलग हो। तो ये है टाइप, एग्जांपल है किस चीज़ की है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की। फिर है कुछ यहाँ पे आपकी जो स्ट्रक्चर की कंपैरेटिव एनाटमी है, ये वाली डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड होती है। एक चीज़ है वेस्टिजियल ऑर्गन्स या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स। इस पर मैंने पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन की, अब बताती चलूँ कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स आर एनाटमिकल फीचर्स दैट आर फुली डेवलप्ड इन वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट आर रिड्यूस्ड एंड मे हैव नो फंक्शन इन सिमिलर ग्रुप्स। ठीक है, कि वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, कुछ स्पीशीज़ में तो फुली डेवलप है मगर कुछ में उतने डेवलप नहीं होते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें बर्ड्स की, तो किवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन वगैरह में जो विंग्स हैं, उनके जो पर हैं वो इतने डेवलप नहीं है, रनिंग बर्ड्स हैं ये। लेकिन जैसे स्पैरो ले लें, चील को ले लें, कौवे को ले लें, इनमें वो अपने पर उनके फुली डेवलप हैं और वो अपने परों से उड़ते हैं। तो उनके पर रनिंग बर्ड्स में जो है विंग एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है क्योंकि वो उनके किसी काम तो आ नहीं रहा लेकिन वो स्ट्रक्चर वहाँ है। ठीक, फिर उसके बाद अगर स्नेक्स की एग्जांपल ले लें तो हमने डिस्कस की थी उसके कोई लिम्स नहीं हैं, तो इसलिए थोड़े बहुत स्नेक्स के अंदर पेल्विक गर्डल और थोड़े बहुत लेग्स के रेमनेंट्स, रेमनेंट्स मतलब लेफ्ट ओवर्स, थोड़े से पीसेस होते हैं। लेकिन अब जो है वो इतने तो खैर नहीं है स्नेक के अंदर, लेकिन अगर उनका स्केलेटन देखें तो उसमें थोड़े थोड़े से हाइंड लिम्स के रेमनेंट, पीछे वाले लिम्ब के रेमनेंट नज़र आते हैं। पता चले आज से 200, 300, 400 साल बाद वाले जो सांप हो उनमें वो भी ना हो क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर ह्यूमंस के अंदर जो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। टेल बोन है हमारे अंदर ईयर मसल्स वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो अपेंडिक्स हमारे अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है। टेल बोन और ईयर की मसल्स, ये कान है ना, कान के यहाँ कुछ मसल्स होते हैं वो वेस्टिजियल हैं। कुछ लोग इन मसल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तो इस्तेमाल भी नहीं करते। जो इस्तेमाल करते हैं वो अपना कान यूँ यूँ करके हिला सकते हैं, खैर मुझसे तो नहीं हिलाया जाता, कुछ लोग हिला सकते हैं। तो वो अपने इस वेस्टिजियल मसल्स उनका थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होते हैं तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है। कान हिलाने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मतलब हाथ के मसल्स जो हैं इनको हिलाने से तो हम काम करते हैं, टांग के मसल को हिलाने से हम चलते हैं, बॉडी की मसल्स, विसरा के और इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स जब काम करते हैं तो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन खाना हजम करने का या कोई सिक्रीशन बनाने का कर रहे होते हैं। इसका मसल्स का कोई फंक्शन नहीं, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर हमारी जो बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें जो आखिरी बोन है टेल बोन की तरह होती है, कॉकेक्स, लेकिन हमारी कोई टेल तो नहीं है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरफ जाता है। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अक्सर लोग कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है इसे, ये गलत लफ्ज़ है। अपेंडिक्स हो गया है कहना, अपेंडिक्स मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। जब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन हो जाए तो वो खराबी की बात है। और मैंने आप लोगों को कहा था जहाँ पे भी लफ्ज़ टिस
या आइटिस या साइटिस आए तो वहाँ पे ये जो जब ये लफ्ज़ आए वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जिसके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो इसका इलाज क्या होता है? डॉक्टर अपेंडिक्स को निकाल के बाहर फेंक देता है। अगर आपके जो है दिल का कोई मसला हो, क्या डॉक्टर आपका दिल निकाल के बाहर फेंक देते हैं? नहीं, कि दिल की हमें ज़रूरत होती है, अपेंडिक्स की हमें ज़रूरत नहीं होती। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, तो अपेंडिक्स के निकालने के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? अपेंडेक्टमी। एक्टमी का मतलब है, टॉमी मतलब इंसिजन, तोड़ना, किसी चीज़ को निकाल के बाहर करना। तो अपेंडेक्टमी अपेंडिक्स को निकाल के बाहर करना, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहलाता है अपेंडेक्टमी। तो अगर आपके किसी भाई बहन या किसी की तबीयत ख़राब हो और अपेंडिक्स का से इन्फेक्शन हो, अपेंडिसाइटिस हो जाए, तो उसकी जब प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसका दवाइयों वाला पर्चा मिलेगा, उस पर लिखा होगा कि इसकी अपेंडेक्टमी होनी है या इसे अभी अपेंडिसाइटिस है। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि उसे क्या बीमारी है, क्या नहीं है। ठीक, अच्छा, अब अपेंडिक्स जो था वो क्या था? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह तो जिन्हें गॉल ब्लैडर, जिनका आई थिंक मुझे इसकी उर्दू नहीं सही से पता, तिल्ली तो इट्स स्प्लीन। गॉल ब्लैडर जो है वो अक्सर लोगों को, जिसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। मैंने आप लोगों को जब होम्योस्टेसिस पढ़ा रही थी, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि स्टोन्स किडनी में जो हो जाते हैं वो नेफ्रोलिथियासिस होता है, किडनी नेफ्रॉन्स के स्टोन्स होते हैं। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। ठीक, कोलीलिथियासिस। तो कोलीलिथियासिस अगर हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाए, अगर बड़े स्टोन्स हों, तो हम गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि गॉल ब्लैडर को निकाल के बाहर करना। लेकिन गॉल ब्लैडर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। गॉल ब्लैडर का हम में काम है, लेकिन थोड़ा कम काम है। फैट्स की एब्जॉर्प्शन में, बाइल की स्टोरेज में इसका काम है, तो इसके बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन गॉल ब्लैडर इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये हमारे काम का ऑर्गन है, इसको निकालने से थोड़ा नुकसान होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये इसका कोई खास काम नहीं है। ये हमारी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की डिस्कशन खत्म हुई। अब हम आखिरी चीज़ डिस्कस करेंगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में, जो कि है सेकेंड लास्ट चीज़, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अभी जो हमने पढ़ा वो था कंपैरेटिव एनाटमी, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये साबित करती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ जब एम्ब्रियो थे, बच्चे थे, तो एक टाइम पे कुछ उनमें ऐसा था जो कि सेम था डेवलपमेंटल स्टेजेस में, जब वो अनबॉर्न थे, पैदा नहीं हुए थे। जिस तरह हर जानदार में, हर ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड अपनी पैदाइश की एक स्टेज पे कभी ना कभी होती है, लेकिन फिर वो नोटोकॉर्ड जो है बदल जाती है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, किसी हम में वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, कि फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उससे कुछ और बन जाता है। इसी तरह कुछ गिल आर्चेस या आर्क्स, आर्क कहते हैं किसी सर्कुलर चीज़ को, गिल आर्क्स प्रेजेंट होते हैं फिश वगैरह के अंदर। इस हमारे अंदर इसकी जो पैरेलल स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेरेंजियल पाउचेस। तो फिश में इससे गिल बन जाते हैं और हम में इससे जो है डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से जो है कान बन जाता है हम में। सेकेंड फेरेंजियल पाउच से जो है टॉन्सिल्स, इधर लिम्फॉइड ग्लैंड्स और नोड्स होते हैं, वो बन जाते हैं गले में, टॉन्सिल्स। थर्ड से जो है पैराथायरॉइड ग्लैंड बन जाता है। खैर, तो जो हम में भी पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, गिल जैसा, स्लिट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जब एम्ब्रियो होता है, बच्चा पैदा नहीं हुआ होता। और मछलियों में भी होता है, मछलियों में उससे गिल्स यानी उनके गलफपड़े जिससे वो सांस लेते हैं वो बन जाते हैं, और हमें वो डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी ये बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स एक टाइम पे सेम थे, जो हमारे एम्ब्रियो में कुछ चीज़ें सेम होती हैं इस वजह से। फिर आखिरी चीज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, डीएनए, हेरिडिटरी मटेरियल, वो भी कुछ जानवरों का कुछ हद तक सेम होता है और उसकी इंफॉर्मेशन भी सेम होती है। फिर डीएनए का ट्रिपलेट कोड, यानी कि 3 कोड से डीएनए कोड होता है। इसके अलावा सेम 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, हमें पता है अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। फिर साइटोक्रोम सी जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है? वो ऑक्सीजन और वाटर को यूटिलाइज करके आखिर में ऑक्सीजन और वाटर
रिलीज़ करती है और एटीपी को यूटिलाइज करती है, एटीपी की ऑक्सीडेशन कराती है ताकि एनर्जी मिले। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम सी। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स में वो साइटोक्रोम सी होता है। तो ये प्रेजेंट करता है कि एवोल्यूशन हुई है, यानी कि डॉग में भी साइटोक्रोम सी है, ये ह्यूमन में भी है, कैट में भी है। तो इसका मतलब है कि इनमें ये सब कुछ सेम है सब में। तो कुछ इनका मतलब है कि इनका कोई एंसेस्टर, इनका कोई आबाओ अजदाद आज से कोई 1 लाख साल पहले, 1000 लाख साल पहले सेम था, फिर वो बहुत उनमें फ़र्क आता गया और वो डाइवर्ज होते गए। तो यहाँ पे हमारी एविडेंसेस की डिस्कशन, शवाहिद की डिस्कशन ख़त्म हुई। हमने बायोजियोग्राफी को एविडेंस पहला माना, फिर हमने फॉसिल रिकॉर्ड पे बात की, उसके बाद हमने कंपैरेटिव एनाटमी पे बात की, हमने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पे बात की, फिर हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे बात की कि इन सब की बेसिस पे क्या है कि हमने कहा कि एवोल्यूशन हुई है, ये हमारे पास सबूत है कि एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन एवोल्यूशन की जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। बाकी इतना मुश्किल चैप्टर ये है नहीं और इसमें कोई ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने सवालात मुझ तक भिजवा सकते हैं। और आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक दफ़ा लेक्चर जब सुन लेते हैं तो उसे रीड किया करें किताब से, क्योंकि मेरा काम है आपको मेन पॉइंट्स बताना। किताब से आप पढ़ के उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।